हेलो। तो हेलो दोस्तों, हम लोग पीछे कृत्रिम जनन यानी आर्टिफिशियल जनन, कायिक जनन देखे थे। तो हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, अलैंगिक जनन देखते हैं तीसरा। तो हाँ, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके पास समय समय पर वीडियो पहुंचता जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा, क्या, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं, अलैंगिक जनन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अलैंगिक जनन की क्रिया उस उत्पन्न संतान से एकदम अपने जनक के समान होते हैं, अर्थात अपने जनक का क्लोन होते हैं। इसलिए अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? एकल जीव जनन भी कहते हैं। तो अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन कहते हैं। जैसे में आपका कवक हो गया, एक कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कुछ पौधे भी हैं, कुछ पौधे। तो लैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की क्रिया से उत्पन्न संतान से एकदम अपने जनक के समान होते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब अपने संतान के एकदम समान। अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं। एकल जीव जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन को क्या, एकल जीव जनन भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अलैंगिक जनन की विधियां, मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की विधियां यानी मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या अब हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियां यानी मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 6 तरह के होते हैं। पहला, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। बीजाणु जनन, स्पोरिलेशन, मुकुलन, बड़ी। तीसरा क्या है? बड़ी मुकुलन। कलिका, गेमुलेस। और खंडी भवन। पांचवा क्या? खंडी भवन। फ्रेगमेंटेशन नेशन। और छठा है पुनरुत्थ भवन, रीजनरेशन। क्या? रीजनरेशन। तो आपका पहला हो गया द्विविखंडन, पहला आपको द्विविखंडन हो गया। दूसरा बीजाणु जनन। तीसरा मुकुलन यानी बड़ी। चौथा कलिका। पांचवा खंडी भवन। और छठा पुनरुत्थ भवन। क्या? पुनरुत्थ भवन, पुनरुत्थ भवन। छठा क्या? पुनरुत्थ भवन। तो हम लोग चलिए एक एक करके आगे सब हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है? द्विविखंडन। पहला क्या हम लोग देखेंगे? द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन। हम लोग पहला क्या देखेंगे? द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। द्विविखंडन वह प्रक्रिया है। क्या? द्विविखंडन वह प्रक्रिया जिससे एक परिपक्व जनन कोशिका
पेरेंट सेल दो बराबर भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा बांटकर दो नए संतति जीव को निर्माण करता है। यह प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया और कुछ एकल कोशिका वाले यूकैरियोटिक जैसे में आपको अमीबा हो गया, पैरामीशियम में प्रजनन का एक सरल और तेज तरीका है। तो द्विविखंडन या द्विविभाजन किसे कहते हैं? तो द्विविखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व जनन कोशिका दो बराबर भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा बांटकर दो नए संतति जीव का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया और कुछ एकल कोशिका वाले यूकैरियोटिक जैसे में अमीबा और पैरामीशियम में प्रजनन का एक सरल और तेज तरीका है। सरल और क्या तेज तरीका है। तो द्विविखंडन किसे कहते हैं? तो द्विविखंडन वह प्रक्रिया जिसमें एक परिपक्व जनक एक परिपक्व जनक कोशिका दो बराबर भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा बांटकर दो नए संतति जीव का निर्माण करता है। जैसे यह प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक में होता है, जैसे में इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया, कुछ एकल कोशिका वाले यूकैरियोटिक जैसे में अमीबा और पैरामीशियम में होता है। तो पहला हम लोग क्या देखे? द्विविखंडन या द्विविभाजन अलैंगिक जनन। तो द्विविखंडन वह प्रक्रिया जिसमें एक परिपक्व जनक कोशिका दो बराबर भागों में समसूत्री विभाजन होकर द्वारा बांटकर दो नए संतति जीव का निर्माण करते हैं। प्रक्रिया को प्रोकैरियोटिक जैसे में आपका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया और एकल जीव जैसे में यूकैरियोटिक में आपको अमीबा और पैरामीशियम आ जाएगा। यूकैरियोटिक में हम लोग भी यूकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक से आप समझ सकते, यू मतलब हम लोग या तुम लोग। तो हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं। विभाजन के तल के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। द्विविखंडन कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आपका हो जाएगा सरल द्विविखंडन, दूसरा अनुदैर्ध्य द्विविखंडन और तीसरा अनुप्रस्थ द्विविखंडन। तो द्विविखंडन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तीन प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला आपका हो गया सरल द्विविखंडन, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन और अनुप्रस्थ द्विविखंडन। देखिए सरल द्विविखंडन में कोशिका के किसी भी यादृच्छिक तल से में विभाजित होता है। जैसे में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। अनुदैर्ध्य द्विविखंडन कोशिका के विभाजन लंबी धुरी के अनुदिश होता है। जैसे में यूग्लेना, ये आपको यूग्लेना दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे पानी में पाए जाते हैं। और अनुप्रस्थ द्विविखंडन विभाजन के लघु अक्ष के अनुदिश होते हैं। जैसे हम आपका पैरामीशियम, ये पैरामीशियम हो गया, ये अमीबा हो गया। क्या? अमीबा। तो चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, बीजाणु जनन। क्या? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन दूसरा क्या है? बीजाणु जनन। हम लोग पहला देखे द्विविखंडन, द्विविखंडन की विधियां देखे, सरल द्विविखंडन और अनुदैर्ध्य द्विविखंडन और अनुप्रस्थ द्विविखंडन। तो हम लोग द्विविखंडन देखे, द्विविखंडन के विभाजन देखे और हम लोग बीजाणु जनन अब देखने वाले हैं। क्या? बीजाणु जनन। इस विधियां द्वारा जनन के समय जीवों की कोशिकाओं में या बाह्य भाग में एक कोशिका है पतली भित्ति आवरण को युक्त
संरचना का निर्माण होता है जिसे बीजाणु जनन बीजाणु कहते हैं। या बीजाणु कुछ समय के बाद जनक कोशिका या पौधे से अलग होकर विभिन्न स्थान पर फैलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। इस ही विधि को बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे में आपका क्लोमिडियम, शैवाल, पैरामीशियम, कवक, पैरामीशियम कवक। देखिए ये शैवाल है। आप नदी में जाते होंगे तो शैवाल वहाँ पे तैरता रहता है। आप जब नदी में पार करते होंगे, जब आप साइकिल या मोटरसाइकिल, तो रिम, गोल गोल रिम होता है ना, उसमें शैवाल फंस जाते हैं। तो शैवाल, ये आप पत्थर में देखिए, यहाँ पे शैवाल चिपके हुए हैं। तो क्या है? शैवाल है। ये आपको कवक, ये क्या है? कवक, पेनिसिलियम कवक। तो बीजाणु जनन किसे कहते हैं? इस विधि द्वारा जनन के समय जीवों की कोशिकाओं में या भाग का एक कोशिकीय पतली भित्ति आवरण युक्त संरचना का निर्माण होता है जिसे बीजाणु कहते हैं। या बीजाणु कुछ समय के बाद जनक कोशिका या पौधे से अलग होकर विभिन्न स्थानों पर फैलकर नए जीव का निर्माण करते हैं, जिसे बीजाणु जनक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा क्लोमिडोमे, क्लोमिडोमोनास, क्लोमेनोडोमास। दूसरा आपका शैवाल हो जाएगा। तीसरा आपका पेनिसिलियम कवक। तो चलिए हम लोग आगे तीसरा देखेंगे, मुकुलन बड़ी। क्या? मुकुलन बड़ी। तो इस प्रकार की विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। मुकुलन इस प्रकार के विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। इस विधि में ईस्ट कोशिकाओं में भाग पर जनन के समय सूक्ष्म गोलाकार कई संरचना बनती है जिसे मुकुलन कहते हैं। या मुकुलन बडिंग ईस्ट से अलग होकर अनुकूल समय के आने पर यह नए ईस्ट में बदल जाता है, जैसे में आपका हाइड्रा ईस्ट। तो मुकुलन इस प्रकार के विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। क्या? इस प्रकार के विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। तो मुकुलन इस प्रकार का विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। इस विधि में ईस्ट कोशिकाओं से भाग पर जनन के समय सूक्ष्म गोलाकार कई संरचना बनते हैं जिसे मुकुलन कहते हैं। मुकुलन बडिंग ईस्ट से अलग होकर अनुकूल समय आने पर एक नए ईस्ट में बदल जाता है, जैसे में आपका हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया। आप यहाँ पे मुकुलन समझिए, ये आपका हाइड्रा हो गया। क्या? ये हाइड्रा है। यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे कलिका निकला हुआ है। क्या? कलिका। ये आगे चलकर ये नए कलिका में देखिए विकसित हो जाते हैं। कुछ समय के बाद ये ऐसा होता है।
फिर आगे चलकर यहाँ से ये कट कर नए जीव में या विकसित हो जाता है। नए जीव में विकसित हो जाता है। तो हाइड्रा, ये आपका हाइड्रा हो गया, ये आपका बडिंग हो गया। जो कलिका रहता है ये आगे चलकर ये अलग होकर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे ईस्ट कोशिका, यहाँ से देखिए ये आपको ये संरचना हो गया, ये आगे चलकर ऐसे होता है, फिर यहाँ से ये कट कर बाहर हो जाता है। मुकुलन की श्रृंखला है। तो ये अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो मुकुलन क्या है? इस प्रकार के विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। इस विधि में ईस्ट कोशिकाओं को भाव भाग प्रजनन के समय सूक्ष्म गोलाकार कई संरचना पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे पाया गया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब में वैसे ही अलग हो जाता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। या मुकुलन बड़ी ईस्ट से अलग होकर अनुकूल समय आने पर एक नए जीव का नए ईस्ट में बदल जाते हैं। जैसे आपका हाइड्रा हो गया और ईस्ट हो गया, हाइड्रा और ईस्ट। चौथा आप कलिका देखेंगे। क्या कलिका? जब किसी पौधे में पत्ती या तने के अग्र भाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की गोलाकार संरचना बनती है तो उसे कलिका कहते हैं। और यही कलिका मौतरी पौधे से अलग होकर अनुकूल समय आने पर नए पौधे के रूप में बदल जाते हैं। जैसे आपको फ्लूनेरिया, फ्लूनेरिया का पौधा देखिए, फ्लूनेरिया के पौधे हैं। यहाँ से फिर अलग होकर नए पौधे में बदल जाते हैं। तो कलिका किसे कहते हैं? गेम्यूल्स। जब किसी पौधे में पत्ती या तने के अग्र भाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की गोलाकार संरचना बनती है। देखिए अग्र भाग पर हरे गोलाकार संरचना है, तो उसे कलिका कहते हैं। और यही कलिका मौतरी पौधे से अलग होकर, यहाँ से अलग होकर अनुकूल समय यानी कुछ समय के बाद नए पौधे में के रूप में बदल जाते हैं। क्या? नए पौधे के रूप में बदल जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। खंडी भवन। पांचवा क्या? खंडी भवन। इस विधि में बहुकोशिकीय जनक जंतु का शरीर दो या अधिक खंडों में स्वतः टूट जाता है। और यह प्रत्येक खंड अनुकूलन समय आने पर एक नए पौधे के या जीव में बदल जाते हैं। जैसे में स्पाइरोगाइडिया, इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगाइडिया हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, यूरोथिक्स हो जाएगा, यूरोथिक्स। ये आपका स्पाइरोगाइडिया है। यह स्पाइरोगाइडा आप पानी में देखे होंगे इसको। क्या? पानी में। ये आपका शैवाल हो गया, ये भी पानी में ही होता है। तो ये सब आप देखे होंगे। स्पाइरोगाइडिया हो गया, ये शैवाल हो गया। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 5 के बाद 6 नहीं है। ये आपका पुनरुत्थ भवन। क्या? पुनरुत्थ भवन, रीजनरेशन।
हम लोग रीजनरेशन देखेंगे। कुछ जीवों में पुनरुत्थान की असीम क्षमता पाई जाती है, जैसे प्लैनेरिया, स्पंज, हाइड्रा, अमीबा। यदि इन जीवों को शरीर पर कई टुकड़े में विभाजित कर दिया जाए और वे प्रत्येक टुकड़े जिसमें केंद्र का अंश उपस्थित होते हैं, वे टुकड़े पुनः विभाजन द्वारा पूर्ण शरीर का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पुनरुत्थान कहा जाता है। तो पुनरुत्थान रीजनरेशन किसे कहते हैं? तो कुछ जीवों में पुनरुत्थान की असीम क्षमता पाई जाती है। क्या? जिसमें केंद्र पाया जाता है, वो नए नए पौधे में विकसित पौधे कह रहे हैं, नए नए जीव में विकसित होते हैं। आप यहाँ हाइड्रा देखिए, अभी पीछे ही हाइड्रा बताएं, ये सब बड हो गया, ये बड हो गया, ये आगे चलकर बडिंग न्यू हाइड्रा में विकसित होते हैं और ये न्यू हाइड्रा में अलग होकर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। हम लोग अलैंगिक जनन के लाभ देखेंगे। क्या? अलैंगिक जनन के लाभ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक व आकारिक जनक के समान होते हैं। तो इसमें अपने समान संतति के होते हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान के गुणसूत्र की संख्या जनक के गुणसूत्रों की संख्या के समान होते हैं। तो अलैंगिक जनन में गुणसूत्र की संख्या अपने जनक के समान होते हैं। इसमें जनन के लिए केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। क्या? इसमें जनन के लिए सिर्फ एक जीव की आवश्यकता होती है। हालांकि लैंगिक जनन में दो जीव का, मेल और फीमेल दोनों का आवश्यकता होती है, इसमें एक जीव की आवश्यकता होती है। इसमें इस युग्मक जनक निषेचन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, यानी निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए इसमें इसके हानियां देखेंगे। इस विधि द्वारा नई प्रजाति का विकास नहीं होती है। इस विधि में नई प्रजाति का विकास नहीं होता। जैसे में लैंगिक जनन में जैसे में पेड़ पौधे होंगे, विकास होते रहते हैं, मानव में भी अलग अलग तरह के विकास होते रहते हैं। इसमें असूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें उत्पन्न संतान में किसी नए गुण की विकास नहीं होती है। अलैंगिक जनन में नए गुणसूत्र की विकास नहीं होती है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान दुर्लभ होती है। तो आज हम लोग अलैंगिक जनन देखेंगे। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आगे आपको नेक्स्ट क्लास में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ावेंगे। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।